वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो एग्ज़ामिनेशन लगा है आपका 7 जनवरी में शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड के जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। जो बच्चों ने बताया है एक्चुअल में जो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइप से मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना के लेके आई हूँ। साथ में इसका विद एक्सप्लेनेशन में देखेंगे और आपको पता भी चलने वाला है कि किस टॉपिक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको रिसेंटली अभी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉकी टॉकी के ऊपर पूछा गया था। वॉकी टॉकी के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो यहाँ पर है ना, क्वेश्चन आपका एक्चुअल में ये था कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, जिसमें ऑप्शंस गिवन थे और इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। बट यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ तो यहाँ पे समझा देती हूँ। वॉकी टॉकी संचार प्रणाली एक उदाहरण किसका है? वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो यहाँ पर हम समझने वाले हैं मॉनिटर। मॉनिटर इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल मोड एज ए मॉनिटर कैन ओनली इंट्रोड्यूस आउटपुट। यानी कि हम मॉनिटर से हम क्या मिलते हैं, हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन जब होता है उसको हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। जब वन साइड कम्युनिकेशन होता है उसको हम सिंपल मोड कहते हैं। ठीक है ना। और आपका कीबोर्ड यहाँ पर बोला गया है, कीबोर्ड इट इज़ एन एग्जाम्पल सिंपल मोड। वही वापस कीबोर्ड आपका क्या है, आप इससे सिर्फ इनपुट कर सकते हो। जब भी आप एक साइड से कम्युनिकेशन होता है यानी कि होता है सिंप्लेक्स। ठीक है, और अगर जिसमें डबल यानी कि जिसमें इनपुट भी हो प्लस आउटपुट भी हो तो वो होता है आपका फुल डुप्लेक्स। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, तो प्लीज़ लाइक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था इम्पोर्टेंस ऑफ द मेटा कॉग्निशंस। यानी कि यहाँ पर जो मेटा कॉग्निशन है ये क्या है, इसके जो इम्पोर्टेंस है वो आया था यहाँ पे क्वेश्चन। तो इट इज़ अ प्ले क्रिटिकल रोल इन सक्सेसफुल लर्निंग। मतलब ये एक सफल शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिस इज़ द प्रोसेस वेयर द स्टूडेंट्स टेक्स कंसिशियस कंट्रोल ऑफ दिस लर्निंग। यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी सचेतन रूप से सीखने पर नियंत्रण रखता है। इट इज़ द फाउंडेशन अपॉन विच स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट रीडर एंड राइटर। यानी कि यह एक ऐसा आधार है जिस पर चलकर छात्र स्वयं स्वतंत्र पाठक और लेखक बनते हैं। मोटिवेट्स लर्नर, यानी कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है। रिड्यूस्ड मेंटल, यहाँ पर जो मानसिक थकान होती है उसको कम करता है। इफ़ेक्टिव मेमोराइजेशन, यानी कि अब प्रभावी याददाश्त को बनाने में मदद करता है। मॉनिटर लर्निंग ऑन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि ये क्या करता है, शिक्षार्थियों को स्वयं के सीखने की प्रक्रिया पर नज़र रखता है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस है जो आपको ध्यान रखने हैं, आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो लेक्चर भी दिया था। सो अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे। सो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इन द इंक्रीज ऑर्डर। यानी कि थोड़ा, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस गैसेस है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, या इससे ज़्यादा मीथेन है, या इससे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड है, या इससे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। तो आपको यहाँ पे इसका सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर लगाना था और यही क्वेश्चन आया था एक्चुअल में। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि यही क्वेश्चन आया था मैम। राइट आंसर है CO2। CO2 है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे GW में परसेंटेज पे इंक्रीज़ करता है, 64% है इसका। फिर है CH4 है 20%। फिर है आपका N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो मेन रिसोर्सेज है ये भी आपको याद करना है कि किस किस से ये जो गैसेस है वो इंक्रीज़ होती हैं। जैसे मान लो कि
डिफॉरेस्टेशन होता है, या चेंज ऑफ लैंड यूज़ होता है, लैंड का मतलब ज़मीन का यूज़ करते हैं हम अलग तरीके से, तो भी CO2 गैस उत्पन्न होती है। एक फ्यूल कंजप्शन से भी होता है, ठीक है। और CH4 कब आता है, कब मेजर रिसोर्सेज है, जब एनर्जी प्रोडक्शन आप करते हो, ठीक है ना, बायोमास, एनिमल से, ऑर्गेनिक वेस्टेज से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो मिले हैं सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना, या फिर किसी चीज़ को सीक्वेंस में जमाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप्स के आप क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएं। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बीइंग एस्टैब्लिश्ड, यानी कि इन सब का कब कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, सबसे पहले किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो आपको यहाँ पे बताना है। BHU का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1916 में हुआ था, BHU का फाउंडेशन या इस्टेब्लिशमेंट ईयर। फिर यहाँ पर UGC की बात करें तो UGC वैसे तो एक्ट है 1956, लेकिन इसको फाउंड कब किया गया था, 1953, ठीक है। NCERT का है 1961। और यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो उस पर आपको ध्यान देना है। ऑप्शंस यहाँ पे देखो, सबसे पहले D आ रहा है, तो D किस में है, एक तो इसमें है और एक किस में है, यानी कि D के बाद में क्या आएगा, देखो D के बाद में यहाँ पे आएगा 1953, ठीक है। तो फिर C इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें B आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। BHU की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसकी फुल फॉर्म है, और ये कॉलेज है, और इसको लाया गया था 1916 के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे UGC की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953, एक्ट इसका लाया गया था पार्लियामेंट में 1956। तो दोनों डेट या दोनों ईयर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पे NCERT की फुल फॉर्म ये देख लो आप, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 के अंदर इसको लाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, इसको लाया गया था 1962 के अंदर। और लास्ट में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1973। तो आपको इसका ऑर्डर लगाना था। आई होप कि आपने ये वाले टिक करके आए होंगे सही और नेक्स्ट कंप्यूटर्स में एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में एक्सेल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक्सेल आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फीचर आपको प्रत्येक पृष्ठ पर कॉलम शीर्षकों को बार बार प्रिंट करने की अनुमति देता है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शंस है, तो प्रिंट टाइटल, ठीक है ना, ये क्या करता है, आपको बार बार में प्रिंट करने की अनुमति देता है। सो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो। प्रिंट टाइटल फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउ यू टू स्पेसिफाई रो एंड कॉलम रिपीट ऑन एवरी प्रिंटेड पेज, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो प्रिंट टाइटल सुविधा आपको प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ को बिना पर दोहराए जाने वाली पंक्ति और स्तंभों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये अभी रिसेंटली 2023 से ये कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि जो LMS का है जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे गिवन है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन पे पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट नॉइज पॉल्यूशन आर करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन आर करेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो है नॉइज पॉल्यूशन पे जो लाइनें हैं आपके पास में स्टेटमेंट है
वो आपको बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो नॉइस पॉल्यूशन कैन लीड द टू हियरिंग लॉस ओवर टाइम, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के समय के साथ सुनने की क्षमता का नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ एंड चेंज क्लाइमेट बिहेवियर, वन्य जीवों को परेशान कर सकता है, जानवरों के व्यवहार को बदल सकता है। कैन कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देता है। नॉइस पॉल्यूशन कैन इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, यानी कि यहाँ पे जो ध्वनि प्रदूषण तनाव और चिंता का स्तर बढ़ा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर इज ए, बी और डी, यानी कि ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग में ये योगदान नहीं देता है, अदरवाइज और जो इसके जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। सो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और भी क्वेश्चन बने थे, जैसे क्वेश्चन ऑन लंदन स्मोक है, उसके ऊपर स्मोक है, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आया था। द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन, द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 वॉज द सर्वर एयर पॉल्यूशंस इवेंट द अफेक्टेड लंदन इंग्लैंड एंड दिसंबर 1952, यानी कि लंदन के अंदर जो महान स्मोक आया था 1952 में, वो दिसंबर में लंदन और इंग्लैंड को प्रभावित करने वाली गंभीर वायु प्रदूषण की घटना थी। अभी रिसेंटली 2 या 3 इयर्स पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, उसी टाइप से ये भी एक ट्रेजेडी थी। तो इसके ऊपर भी अब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। इसमें देखो कौन कौन सी कंपोनेंट्स थे, गैसेस कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सल्फ्रिक एसिड, कार्बन पार्टिकुलेट्स, ठीक है ना। ये सभी क्या थे, इसमें गैसेस इंक्लूड थी इस स्मोक में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी का ये माहौल था उस टाइम पे, कभी 1952 में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग से यहाँ पे नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन बना था, जिसमें 4 दिया हुआ है, 27, 16, 125, 36। अब आपसे पूछा है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो देखो ये आपको ऐसे कुछ नंबर्स लग रहे हैं जो कि स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है ना। देखने से तो ऐसे लग ही रहा है, क्योंकि जिसको भी आते हैं याद है क्यूब और स्क्वायर, उनको तो इजीली ये क्वेश्चन बन गया होगा। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 3 का, अब यहाँ पे 3 का क्यूब दे रखा है, 3 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, यानी 2, 3, 4, 5 और 6, अब 7 का क्यूब आएगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 343, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा वहाँ पे। एक क्वेश्चन आपका CBCS से भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बोला है द प्रोविजनल लर्निंग क्रेडिट्स ऑफ ऑप्शनल एंड इलेक्टिव कोर्सेज वाज इंट्रोड्यूस हायर एजुकेशन। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम है जो कि आपको एक जो कोर्सेज है वो इलेक्ट या अपने हिसाब से आप चुनाव कर सकते हो सब्जेक्ट या कोर्सेज की। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ आपको छूट देता है कि आप अपने पाठ्यक्रम या अपने कोर्सेज को आप अपने लेवल पे चुनाव करके आप उनका अध्ययन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी 7 जनवरी के अंदर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर आए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आया था कोडिंग और डिकोडिंग से, ठीक है। सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन बना था आपका, NP टाइप्स, ठीक है। और ये तो मैंने करवा ही दिया है आपको। लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच से भी क्वेश्चन आया था। ग्रीन हाउस गैसेस, इसका ग्रीन हाउस गैसेस का भी मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चन आपको करवा दिया, एक इसके बारे में बता दिया कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, इंडियन लॉजिकल का क्वेश्चन बना था यहाँ पर, न्याय का शब्द,
ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन बना था फॉर्मल फैलेसी का क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। मिसिंग टर्म नंबर का सीरीज आया था और बोट एंड स्ट्रीम इसका क्वेश्चन आया था, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट नोट्स, करंट अफेयर्स और शॉर्ट नोट्स फॉर क्विकली रिविजन एंड सॉल्वर पेपर्स, सो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।